नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की जनता को संबोधित करते हुए एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बात की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सरकार की पहल साहसपूर्ण दूरदर्शिता का प्रयास बताया। गौरतलब है कि संसद के बीते शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया था। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। अब जब संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है तो निगाहें एक बार पुनः एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की जनता को संबोधित करते हुए एक देश एक चुनाव के मुद्दे को महत्वपूर्ण सुधार बताया है। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की पहल क्यों महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे से देश की जनता को, देश को क्या लाभ होगा, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे प्रोफेसर सुनील के चौधरी जी से, जो राजनीतिक विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, साथ ही वैश्विक अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत जी से। ओम प्रकाश रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा क्योंकि मुद्दा एक देश एक चुनाव का है। राष्ट्रपति जी ने जो पहल है सरकार की उसे बहुत महत्वपूर्ण बताया है, सुधार वाला बताया है। आप कैसे देखते हैं इस पहल को? जी, इनफैक्ट भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी 1983 की वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार उल्लेख किया था कि ये चुनाव अलग अलग समय में होने लगे हैं, इसको कुछ हम संशोधन कर दें संविधान में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, तो हम फिर से एक साथ करा सकेंगे। तब वो सुझाव के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में आया था जी। लेकिन उस पर अमेंडमेंट वगैरह कुछ हुए नहीं इसलिए कुछ हुआ नहीं। बाद में इसको विधि आयोग ने, संसदीय समिति ने, सबने कहा, लेकिन उसके बाद भी आगे बात नहीं बढ़ी। 2015 में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या ये संभव है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राय दी कि बिल्कुल संभव है। सिर्फ उसके लिए एक तो कुछ संशोधन करने होंगे संविधान में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, और दूसरे कुछ लॉजिस्टिक्स जैसे ईवीएम वीवीपैट बनवाने होंगे, क्योंकि अभी हम 20-22 लाख से काम चलाते हैं, हमें 50 लाख चाहिए होंगे। जी। और दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि सारे राजनीतिक दल आज के लिए मांग करते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ही लगाया जाए, क्योंकि राज्य की पुलिस पर हमें उतना भरोसा नहीं है, वो राज्य की रूलिंग पार्टी के अधीन काम करते हैं। जी बिल्कुल। सुनील चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जिससे सीधे सीधे देश की जनता का भी सरोकार है, देश का सरोकार है, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि एक देश एक चुनाव की पहल को राष्ट्रपति जी ने महत्वपूर्ण सुधार बताया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्यों इसको एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, माना जा रहा है? देखिए, ये अगर हम देखें संबोधन में कुछ बातें हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित होती हैं। सबसे पहले तो ये, जैसा कि अभी रावत जी ने कहा कि ऐतिहासिकता में भी इस विषय पर अनुशंसाएं होती रही हैं। चुनाव आयोग ने दी है, संसदीय समिति ने दी है, विधि आयोग ने दी है, बल्कि नीति आयोग ने भी ये अनुशंसा दी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जी। और उसके लिए जब एक विशेष कमेटी बनाई गई श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, उस समिति ने भी इस पर बहुत बड़ा विमर्श किया और उस पर अपनी बड़ी रिपोर्ट को सबमिट करते हुए बहुत सारे इनपुट्स उन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर से लिए। उस आधार पर इस समिति ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत ही वृहत और व्यापक रिपोर्ट है, जिसने सभी आयामों को बहुत अच्छे प्रकार से वस्तुनिष्ठ तरीके से उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया है। और बाद में जैसे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने जिसे उसको प्रकट किया, उसको अपने संबोधन में जनता के साथ उस अपील को कहा कि ये एक दूरदर्शी विचार है जिसका कार्यान्वयन भारतवर्ष के लिए, लोकतंत्र के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी,
इसके अगर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण आयामों को देखें, सुनील जी, इसके कई पहलू हैं, मैं उन पे एक एक करके आपसे बात करूंगा, उससे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देश की जनता भी इस मुद्दे को जानना समझना चाहती है क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहा। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जन हित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। बिल्कुल ओपी रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि चुनाव के साथ जो आर्थिक पहलू है वो जुड़ा हुआ है, विकास का पहलू जुड़ा हुआ है, सुशासन का पहलू जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो देश की आज़ादी के बाद कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है। अगर मैं कहूं हर 3 महीने 4 महीने में कोई ना कोई चुनाव इस देश में होता रहता। कभी पंचायत का चुनाव किसी राज्य में, कभी नगर निगम का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का उपचुनाव। एक चुनाव को लेकर जनता में भी कई तरह के सवाल हैं। आप इसके आर्थिक पहलू को कैसे देखते हैं? क्या अगर एक देश एक चुनाव, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अलग अलग मंचों से कर चुके हैं, देश को लगातार वो बार बार कह रहे हैं कि यह देश के हित में है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैं भी इसको मानता हूं कि जो एक देश एक चुनाव अगर शुरू होता है जी, तो जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो हमारा सिविल सर्विसेज का नेतृत्व है, ये सब पूरे 4-4.5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं और वो फोकस कर सकते हैं अपने राष्ट्र के समक्ष जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समस्याएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अवसर हैं, उन सब के बारे में सोचकर एक बहुत अच्छी नीति निर्धारण कर अपने आर्थिक विकास, अपने गरीबी हटाओ, इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इस पर काम आगे कर सकते हैं। लेकिन हर बार चुनाव होने पर ये सभी लोग हर साल व्यस्त बने रहते हैं कि उनको चुनाव में जाना है, चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण कंपल्शन या मजबूरी बनी रहती है। और उसका दुष्परिणाम ये भी होता है कि राजनीतिक नेतृत्व अगर बार बार एक दूसरे को एक्यूज कर रहा है, एक दूसरे के प्रति उंगली उठा रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन या सकारात्मक रचनात्मक विरोध के बजाय वो शत्रुता में बदल जाता है और उसके कारण भी आर्थिक विकास की राहें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी और रुकने वाली हो जाती हैं। जी, सुनील चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुशासन का मुद्दा एक देश एक चुनाव से जुड़ा है, जिस पर राष्ट्रपति जी ने खासा जोर दिया है अपने संबोधन में। नीति निर्धारण की बात कही है राष्ट्रपति जी ने। और अगर देखा जाए तो अगर अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर विकास पर पड़ता है, आर्थिक बोझ जो पड़ता है सरकारी खजाने पर और दूसरे तंत्र पर, वो एक अलग समस्या है। कई समस्याएं चुनाव बार बार होने से होती हैं, विकास प्रभावित होता है। आप कैसे देखते हैं पूरे इन पहलुओं को, इस तंत्र को? देखिए, जब आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो हम इस बात को मानकर चलते हैं, आपने भी इसको इंगित किया है कि हर वर्ष हर 3 या 4 महीने में कहीं ना कहीं एक विधानसभा का चुनाव होगा या पंचायत या नगर निगम चुनाव होगा या फिर लोकसभा चुनाव होगा, कहीं बाई इलेक्शंस होते हैं, वही हम लोग देखते हैं। तो अगर ये प्रक्रिया एक प्रकार से सिंक्रोनाइज कर दी जाए, एकजुट कर दी जाए, तो 5 वर्ष में जो चुनाव, 5 वर्ष का चुनाव ये नहीं कि एक ही दिन में चुनाव होगा उन तीनों स्तर पर, वो जो चुनाव होगा वो 1 वर्ष के अंदर होगा, 6 महीने के अंदर भी संपन्न हो सकता है। उसमें न केवल जो आर्थिक संसाधन है उनका कम से कम प्रयोग किया जाएगा, मतलब उसमें हम मितव्ययता को हम रोक सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात जो ये है कि जो 4.5 साल का जो पीरियड है, उस 4.5 साल के पीरियड में जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो कार्यवाही है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और कहीं ना कहीं वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो विकास के लिए, शासन सुशासन के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। जी, ओपी रावत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि एक देश एक चुनाव के कारण, ये विपक्ष अक्सर इस मुद्दे को उठाता है
कि संभव नहीं है। लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद करीब 16-17 साल एक साथ चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के भी लोकसभा के भी। जब वो पहले हो चुके हैं तो अभी भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, फिर 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये एक देश एक चुनाव की तर्ज पर ही हुआ, विधानसभा लोकसभा एक साथ हुआ। 67 के बाद जो अलग अलग भंग होने लगी, विधानसभा लोकसभा भी एक बार डिसॉल्व हुई, तो उसके कारण ये सब आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो गए। जी। तो वो चीज़ हमें सुधारनी है और सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से फायदे हैं जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं। उसमें एक तो ये है कि राजनीतिक नेतृत्व को ये मजबूरी हो गई है अब कि हर चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकनी है। उस वजह से उनका नीति निर्धारण और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हट जाता है या उतना फोकस नहीं रहता जितना होना चाहिए। और सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी ऑब्जर्वर बन के या दूसरी ड्यूटीज में इधर उधर हर साल चले जाते हैं। तो दोनों नेतृत्व में जो वैक्यूम रहता है, उसकी वजह से जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन पर उचित विचार विमर्श, उचित समीक्षा और इन सब के अभाव में किसी भी तरह से निर्णय होते हैं। और फिर क्या होता है कि फाइनली सारे राजनीतिक दल इस बात में जुटे रहते हैं कि बस चुनाव जीतने के लिए एक सिमसिम का फॉर्मूला जल्दी से निकालो और चुनाव जीत जाओ। तो ये बड़ा शॉर्टकट वाला सिस्टम होता जा रहा है जो कि देश हित में नहीं है। रावत जी, क्या कोई ऐसा आंकड़ा चुनाव आयोग के पास पूर्व में रहा है या है जिससे ये पता लग सके कि देश में जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के या विधानसभा के, कितना करीब खर्च होता होगा एक चुनाव पर? अंदाजन कोई ऐसा कोई अनुमान? है। देखिए, क्या है कि अपना में चुनाव जो है सबसे सस्ता है पूरे विश्व में जी। $1 प्रति वोट ही खर्चा हम लोग करते हैं। तो अगर एक साथ भी होंगे तो 10,000 करोड़ में चुनाव हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। बाकी पार्टियां कितना खर्चा करती हैं ये आप कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। एक देश एक चुनाव होगा तो भी वो अपनी पूरी ताकत उसमें झोंकेंगे, अभी हर साल चुनाव होते हैं तो भी उसमें पूरी ताकत झोंकते हैं, और जो भी साधन उन्हें मिल सकते हैं उनको लाके उसमें लगा देते हैं। उसका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। कई रिसर्च प्लेटफॉर्म्स ने इसके बारे में कहा है कि कहीं 1 लाख करोड़ बताते हैं, कहीं 70,000 करोड़ बताते हैं। उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ कर रहे हैं चुनाव आयोग और चुनाव के मशीनरी का खर्चा। वो 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है आज भी। जी सर, अगर एक साथ चुनाव पूरे देश में कराए जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं अभी, तो क्या 10,000 करोड़ रुपए में दोनों चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा के एक साथ? अगर हाँ एक साथ होंगे तो 10,000 करोड़ में हो जाएंगे। जी। इस पहलू को मैं आपसे भी समझना चाहता हूं सुनील चौधरी साहब, क्योंकि आर्थिक पहलू जो है, हम जानते हैं हमारे देश का जो आर्थिक विकास दर है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, तेजी से देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। लेकिन चुनाव का जो खर्च है वो दरअसल एक सवाल है, एक मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक देश एक चुनाव की लगातार इस पर सहमति बनाने की कोशिश करते रहे हैं, हर मंच से जनता को संबोधित करते हैं और चाहते हैं देश में एक आम राय के साथ सभी दल इस पर एकजुट होकर एक फैसला लें, क्योंकि यह देश हित का फैसला है। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे मुद्दे को, खर्चे का थोड़ा सा इशारा या मैं कहूं एक अनुमान रावत जी ने बताया, आपकी दृष्टि में कितना खर्च होता होगा इस पूरे तंत्र के चुनाव पर? देखिए, जब पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, अगर उस राशि को देखें, और जैसे कि रावत जी ने कहा कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ, ये वो है जो संवैधानिक तौर पर घोषित व्यय है। ये आमतौर पे प्रशासनिक मशीनरी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, ईवीएम्स पे, वीवीपैट पर, इन मशीन्स के द्वारा खर्च किया जाता है। ये सब घोषित है। लेकिन अगर आप अघोषित व्यय को देखें, जो राजनीतिक दलों द्वारा, बहुत सारे उम्मीदवारों द्वारा, आप देखिए कि चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने ज़रूर उस राशि को सीमित किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद असीमित राशि का प्रयोग अक्सर राजनीतिक दल, विशेषकर वो जो दल जो राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, वो राज्य स्तर के दल या ऐसे स्वतंत्र जो उम्मीदवार हैं, वो उस प्रकार की राशि का प्रयोग करते हैं। तो उसका अगर हम अनुमान लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि लगभग लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ करता रहा होगा। जी, अगर नीतियों की बात मैं करूं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में
इस और भी इशारा किया कि जो बार बार चुनाव होते हैं उसका असर कहीं ना कहीं नीति जो हमारी हैं, नीति निर्धारण जो लोग इस कार्य में लगते हैं या सरकार जिस प्रकार की नीतियां बनाती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है बार बार चुनाव से। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? योजनाओं की बात अगर मैं करूं, नीति की बात की जाए, इस पहलू को आप कैसे देखिए, आप ये भी मान के चलिएगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि पॉलिसी पैरालिसिस, कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार हैं या इवन जो स्थानीय सरकारें हैं, वो हर एक विशेष अवधि के बाद कहीं ना कहीं उन नीतियों को रोककर चुनाव अभियान के अंदर लग जाते हैं। क्योंकि हर राजनीतिक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में चुनाव का जीतना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और चुनाव जीतने के लिए आप विकास की नीतियों को रोककर उस पैसे को आप अन्य प्रकार से चुनाव अभियानों में खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्शन ऑफ मनी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है लोकतंत्र का। और यही कारण है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत हम इस व्यय को बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत हद तक इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे, अगर वो चुनाव लोकसभा का, विधानसभाओं का और इवन स्थानीय निकायों का भी एक साथ होता है, तो उसमें मशीनरी तो उतनी खर्च होगी जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उतने ही लगेंगे। केवल जो थोड़ा बहुत चुनाव आयोग का खर्चा होगा, वो चुनाव आयोग का खर्चा केवल ईवीएम्स को लेकर हो सकता है, क्योंकि आपको 3 स्तर पर पैरेलली उन इंस्टीट्यूशंस को लगाना होगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जो खर्च 3 स्तर पर किया जाता था, वो सभी एक स्तर पर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि चुनाव वास्तव में ये पर्व है। अगर तीनों प्रकार के चुनाव, स्थानीय निकायों का, विधानसभा का, सभाओं का और लोकसभा का, एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत किया जाता है, तो ये पर्व महापर्व के रूप में परिणित हो जाएगा। क्योंकि जो मतदाता है उसमें उसकी जो भागीदारी है, सहभागिता है, वो अंतोगत्वा बहुत तीव्र होगी, उसमें आत्मीयता का बोध होगा और कहीं ना कहीं उसे वो एक महापर्व के रूप में देखेगा। जी, ओपी रावत जी, अगर मैं बात करूं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी थी, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ी कि देश में एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशा जाए, आम राय बनाई जाए। क्योंकि देश की जनता का जिस प्रकार से फीडबैक मिला है, देश की जनता भी चाहती है कि देश में एक साथ एक देश एक चुनाव हो, लेकिन कुछ दल, कुछ नेता इसको लेकर सवाल उठाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनका कहना यह रहता है कि आमतौर पर संभव नहीं है। क्या असंभव है ये काम कि देश में एक साथ चुनाव हो जाएं, पंचायत के, नगर निगम के, लोकसभा के, विधानसभा के? क्या है इसकी, कैसे होगी इसकी प्रक्रिया, किन चरणों में होगी, कितने चरणों में होगी? देखिए, ये पूरी तरह से संभव है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये करना होगा कि पंचायत और नगरपालिका के जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, उनके चुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं और बहुत कंटेंशियस चुनाव हो जाते हैं। तो इसीलिए कोविंद कमेटी ने ये कहा है कि इन चुनावों को 100 दिन के अंदर बाद में करा लिया जाए, ताकि वो कंटेंशन जो है वो लोकसभा और विधानसभा वाले चुनाव को विपरीत रूप से प्रभावित ना कर सके। बाकी इसमें कहीं कोई असंभव होने की गुंजाइश नहीं है। राजनीतिक दल क्यों ये बात कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए, उनकी सहमति बनाने के लिए, उनको जो भी संदेह, जो भी शुबहा, जो भी शक हैं, उन सबको दूर करने के लिए पूरी मशक्कत से प्रयास करना चाहिए। और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सिस्टम है, शायद वो ये काम कर रहा होगा। जी जी, मैं कह सकता हूं कि संसद के शीतकालीन सत्र में जब ये बिल पेश हुआ था और जब संसदीय समिति को भेजा गया था, उसके पीछे उद्देश्य भी सरकार का यही था कि इस पे और व्यापक मंथन हो जाए, सभी दल एकमत हो जाएं और इस पे आम सहमति के साथ एक देश एक चुनाव की दिशा में देश आगे बढ़े। क्योंकि ये मुद्दा देश का है, देश के विकास से जुड़ा है, देश की योजनाओं से जुड़ा है। जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कमेटी थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के सामने साझा किए, जिनमें से 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में अपनी राय दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 दलों को छोड़कर बाकी 32 दलों ने साथ साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। अब मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सुनील चौधरी साहब, कि हमने देखा कि रामनाथ कोविंद जी की कमेटी के सामने जो राजनीतिक दल थे 47, उसमें से 32 ने इसका समर्थन किया।
संसद में भी जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मैंने देखा कि अधिकांश दल इसके समर्थन में थे। सरकार ने आम राय बनाने के लिए एक रास्ता निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या विरोध, जो दल इसका विरोध करते हैं या जो लोग इसका विरोध करते हैं, क्या वो संवैधानिक आधार पर विरोध कर रहे हैं या उसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? क्या वजह है उसके पीछे? देखिए, संवैधानिकता तो कहीं प्रतीत होती नज़र नहीं आ रही इस विरोध के पीछे, बल्कि मैं ये साझा भी करना चाहूँगा इस बात को, और ऐसा कमेटी ने भी कहा है कि जो संवैधानिक मुद्दे हैं उन पे जहाँ जहाँ संशोधन की आवश्यकता है वो संसद के पटल पर, और जहाँ जहाँ राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है वो राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति से भी संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार का ये जो प्रयास है ये कहीं टॉप डाउन मेथड नहीं है, ये कोई इम्पोजिशन नहीं है, ये एक इनिशिएशन है जो नीचे से आया है। और आपने देखा होगा कि उस समिति ने ये बार बार भिन्न भिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ इसको साझा किया है। समिति के बहुत सारे सदस्यों ने एक राय बनाई है, राजनीतिक दलों ने इसको सहयोग दिया है। बल्कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समिति ने इसको इनपुट्स को जनता के सामने भी रखा तो लगभग 80% जनता ने, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इसके समर्थन में अपना मत दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र बहुलता से इस इनिशिएटिव के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। तो जो थोड़ा बहुत विरोध है, जैसा कि राव जी ने कहा कि इस विरोध को हमें लगता है प्रतिशोध में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि विपक्ष के साथ मिलकर बात करे, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी संसद में ये कैसे पारित किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं में जहां जहां जिन जिन मुद्दों पर ये राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा वो कैसे इसको पारित करते हैं, क्योंकि बहुत राज्यों में अभी भी विपक्ष की सरकारें हैं। तो विपक्ष को मुझे लगता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, इस मुद्दे पर चिंतन करना चाहिए, तभी एक चिंतन इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुद्दा देश का है। मुद्दा देश का है। एक देश एक चुनाव जो है देश का मुद्दा है, देश के विकास का मुद्दा है, देश के आम लोगों का मुद्दा है। ओपी रावत साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, क्योंकि बात जब चुनाव की होती है और एक देश एक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्या दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां भी चुनाव एक साथ होते हैं? क्या कहीं कोई व्यवस्था ऐसी है दुनिया के दूसरे देशों में? कई देशों में है ये, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, अमेरिका में भी है। अमेरिका में 2 चरणों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट और दूसरे चुनाव हो जाते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है अच्छी है और कई देशों ने इसको अपनाया हुआ है। जी, सुनील चौधरी साहब, आप और क्या देखते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होता है उससे और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान होगा? एक बात जो अक्सर उठती है कि जब भी चुनाव होता है तो मतदाता सूची को लेकर भी सवाल उठता है कि लोकसभा के बाद फिर उसे विधानसभा के लिए अपडेट कीजिए, नगर निगम के हैं, पंचायत के चुनाव हैं, फिर अपडेट कीजिए उसको। तो एक देश एक चुनाव होगा तो एक मतदाता सूची भी हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से पहलू है जिससे आपको लगता है कि बड़ा व्यापक बदलाव आएगा इस फैसले से? देखिए, जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, जो चुनाव आयोग हमेशा चुनाव से पहले करता है जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है। लेकिन जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो ये प्रक्रिया भी वर्ष में हमेशा एक ही बार होगी। तो उसमें जो सहभागिता है, वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो जो मतदाता जहां भी है उसे सुनिश्चित होगा कि इस तारीख को या इस मंथ में ये चुनाव होने वाला है, 5 वर्ष में एक ही बार चुनाव होना है। तो वो अपना इस प्रकार से कार्यक्रम करेगा कि वो चुनाव के समय वापस अपने उस मतदान केंद्र में जाएगा, उस मतदाता उसमें जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा जहाँ से वो आता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि 1951-52 से लेकर 2024 तक मतदाता का जो मतदान प्रतिशत है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। 46-47% वाला मतदान 51-52 का अब लगभग 67% तक चला गया। इसमें एक बहुत बड़ा मतदाता वह है जो उस समय, चुनाव के समय, अपने उस मतदान क्षेत्र में, अपने संविधान क्षेत्र में, अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये चुनाव इस तारीख को हो रहा है, इस ड्यूरेशन में, जो सुनिश्चित होगा, तो ये कारण है कि वो उसको एक पर्व की तरह देखेगा। और भारत सरकार उस प्रकार का प्रयोजन करेगी, जो सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं या गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो मतदान के समय वापस अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और मतदान करेंगे। तो ये मत प्रतिशत भी जो सहभागिता का परिचायक है, इसमें भी एक अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। जी, रावत जी, और आप क्या देखते हैं कि एक देश एक चुनाव से और जो सुधार होंगे? आर्थिक पहलू पे हमने बात की, विकास के पहलू पे बात हमने की, आप और क्या देखते हैं जो सबसे बड़ा इससे लाभ देश को होगा, देश के तंत्र को लाभ होगा? जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है
कि राजनीतिक दल जो आज एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं, कंटिन्यूसली युद्ध के मोड में रहने के कारण, जीत के लिए मजबूर होने के कारण वो चीज खत्म हो जाएगी। और जो लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें विरोधी पक्ष और शासन पक्ष दोनों मिलजुल के देश हित में, देशवासियों के हित में अच्छी से अच्छी नीतियां बनाएं और उन सबके विकास के लिए मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, वो भावना आ जाएगी। क्योंकि फिर 4-5 साल तक उनको इनके लिए काम करना, देशवासियों के लिए काम करना, देश के विकास के लिए काम करना। हर साल चुनाव होने पर वो चीज परे हो जाती है और सीधे सीधे इस मुद्दे पर आ जाता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, और एक दूसरे के प्रति लांछन, आरोप प्रत्यारोप, झगड़े फसाद वही होते हैं और कुछ हो नहीं पाता। जी, खैर ये कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव का जो तरीका होगा वो साधनों की बचत तो देश में करेगा ही, साथ ही सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को तेजी देने में भी मदद करेगा। ओपी रावत जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुनील चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।